अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन देन की बात हो रही है। आपने बाह्य सहायता को देखा, बाह्य कारोबारी उधार को देखा, जो कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं या सरकार के, देशी सरकार या विदेशी सरकार के बीच में होने वाली एक सहायता या लेन देन को दिखा रहा था। तो उसी तरह से अगर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन देन की बात होगी तो खाते भी कौन से होंगे, और फॉरनर होंगे ना, पढ़ा था कि नहीं। जैसे अब हम खातों की बात करें, अकाउंट्स की बात करें, तो अकाउंट्स में हम पढ़ेंगे एक तो अनिवासी जमा खाता, पढ़ा था कि नहीं, अनिवासी जमा खाता, ठीक है। अनिवासी जमा खाता में भी हमने अलग अलग प्रकार के खाते पढ़े थे, जैसे एक एफसी एनआरबी अकाउंट, एफसी एनआरबी अकाउंट, एफसीएनआरबी अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस बैंक अकाउंट। तो ये पढ़ा था, ठीक है। दूसरा पढ़ा था एनआरईआर अकाउंट, पढ़ा था कि नहीं। तो एक तो इसको पढ़ेंगे, और दूसरा जो है यहीं पे लिख दे रहा हूं, एनआरईआर बैंक अकाउंट, एनआरईआर बैंक अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी, नॉन रेजिडेंस एक्सटर्नल रुपी बैंक अकाउंट। रेजिडेंस भी लिख सकते हैं, रेजिडेंट भी लिख सकते हैं। रेजिडेंट लिखेंगे तो भी सही रहेगा, तो वो सही भी रहेगा, उसको रेजिडेंट कर लीजिए। और तीसरा था एनआरओ अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, एनआरओ अकाउंट। नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। तो सबसे पहले हम अनिवासी जमा के बारे में जानेंगे, ठीक है। आखिर अनिवासी जमा क्या है, तो यही लिखेंगे, इधर ही लिख दे रहा हूं। अनिवासी जमा क्या होना है, पहले ही मैंने बताया, पिछली क्लासों में भी बता दिया गया था।
तो अनिवासी जमा के बारे में जानेंगे तो इसका मतलब होता है कि जब अनिवासी भारतीयों द्वारा भारतीय बैंकों एवं गैर बैंकिंग या वित्तीय संस्थाओं में जमा की गई राशि, किसके द्वारा जमा की गई? अनिवासी भारतीयों द्वारा। ठीक है, तो इधर लिख रहा हूं। ठीक है, अनिवासी भारतीयों द्वारा भारतीय बैंकों या गैर बैंकिंग वित्त संस्था संस्थाओं में जमा की गई, क्या जमा की गई? धनराशि, इसको क्या बोलेंगे? अनिवासी जमा। अनिवासी भारतीयों द्वारा भारतीय बैंकों या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं में जमा की गई राशि को जमा की गई राशि को जमा की गई राशि को धनराशि से बेहतर अगर आप राशि लिखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे जो विदेशी पैसा आता है दरअसल वो हुंडियों में दिया जाता है, हुंडी में आता है, करेंसी में अलग अलग होता है। तो आप राशि लिखिए सिर्फ, तो राशि सही रहेगा। ठीक है, तो जमा की गई राशि, धनराशि लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये जो जमा राशि है जिस खाते में जमा होगी उस खाते को क्या बोलेंगे? अनिवासी जमा खाता। ठीक है, क्लियर है? जिस खाते में राशि जमा होती है उसी को बोलेंगे अनिवासी जमा खाता। और अनिवासी जमा खाते के ये 3 विकल्प हैं, 3 खाते हैं, FCNRB अकाउंट, NRERB अकाउंट एंड NRO अकाउंट। ठीक है, तो आखिर ये 3 अगर जमा ही करनी थी जमा राशि किसी अनिवासी को तो उसके लिए तो एक ही अकाउंट काफी था, एक अकाउंट में कर देता, वही बात थी। तो आखिर 3 अकाउंट क्यों दिए गए? तो भाई 3 अकाउंट इसलिए दिए गए ताकि हमारे यहाँ निवेश को बढ़ावा मिले। 3 अकाउंट इसलिए क्योंकि हो सकता है कि अलग अलग इसमें सुविधाएं दी गई है। जैसे आप लोग अपने खाते खोलते हो, करंट अकाउंट अलग होता है, वो अलग सुविधा देता है, सेविंग अकाउंट अलग सुविधा देता है। इसी तरह से FCNRB मैंने पहले भी बताया था, ये अलग सुविधा देता है, ये अलग सुविधा प्रदान करता है, ये अलग सेवा देता है। इसलिए जरूरत पड़ी ताकि हम अपने देश में निवेश को आकर्षित कर सकें। ठीक है, ये भी क्लियर होना चाहिए। अब देख लेंगे इन खातों के बारे में कि आखिर ये खाते क्या क्या सुविधा देते हैं, आखिर किन किन के लिए होते हैं और क्या क्या इनके तहत प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये हो गया इतना, तो पहले इसको क्लियर कर लीजिए। अनिवासी जमा खाते के बारे में लिख लीजिए। पता है ना, अभी हम अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन देन में ही चल रहे हैं। ठीक है, आज इसकी तीसरी क्लास है, लिख लीजिए इसमें अनिवासी जमा के बारे में लिखिए। अनिवासी भारतीयों द्वारा भारतीय बैंकों में
अनिवासी भारतीयों द्वारा भारतीय बैंकों में एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं में जमा की गई राशि को अनिवासी जमा कहते हैं। और जिस खाते में यह राशि जमा की जाती है उसे अनिवासी जमा खाता कहते हैं। ठीक है, ये हो गया अनिवासी जमा खाते के बारे में। अब क्या है, अनिवासी जमा को आकर्षित करने के लिए 3 खाते उपलब्ध हैं। ठीक है, तो ये लाइन में लिख लीजिए, फिर इनमें डिटेल से बता देंगे एक एक खाते के बारे में। लिखिए अनिवासी जमा को आकर्षित करने के लिए 3 प्रकार के जमा खाते उपलब्ध हैं। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेंगे FCNRB अकाउंट क्या होता है। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको याद हो कि हम बता पाएगा? FCNRB अकाउंट, हाँ बेटा बताओ। तो NRO अकाउंट क्या होता है बेटा फिर? और कोई? चलो रिवीजन कर लेना, बैठ जाओ बेटा। FCNRB अकाउंट दरअसल एक प्रकार का क्या है, सावधि जमा खाता है। कैसा है? सावधि, मतलब वो फिक्स। अकाउंट की तरह है। ठीक है, सावधि जमा खाता है। जब फिक्स अकाउंट है तो इसमें क्या है, एक समय दिया होता है। ठीक है, फिक्स अकाउंट है। जैसे आप FD कराते हैं तो उसमें ऐसा तो नहीं कि जैसे आपने आज FD कराई और आपका मन करा कि कल को जो है पैसा निकाल लिए, ऐसा तो नहीं होता ना। उसका एक ड्यूरेशन दिया होता है कि नहीं, एक म्याद दी होती है। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें भी एक समय दिया होता है, और वो समय होता है 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की अवधि के लिए। 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की अवधि के लिए। इसमें जो आप जमा करेंगे तो दरअसल वो डॉलर, पाउंड, यूरो और येन, इन विदेशी मुद्रा में जमा कर सकते हैं। किसमें? डॉलर, पाउंड या पाउंड, यूरो और येन,
विदेशी मुद्राओं में जमा करेंगे। कौन कौन सी? डॉलर, पाउंड, यूरो और येन। आप रुपये में जमा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डॉलर कहाँ का? वो अमेरिकी डॉलर। पाउंड मतलब वो ब्रिटिश। तो जो विदेशी मुद्राएं हैं, डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, इन मुद्राओं में जमा को स्वीकार किया जाता है। और बात करें तो ब्याज की दर, ब्याज की दर दरअसल थोड़ा महंगी होती है विदेशी ब्याज दर से। तो ब्याज दर अधिक होती है किससे? विदेशी ब्याज दर से। इसमें जो इस खाते में ब्याज दर लगती है वो थोड़ा महंगी होती है विदेशी ब्याज दर से, या थोड़ा अधिक होती है, ठीक है। तब आपसे कोई पूछ ले FCNRB अकाउंट किस तरह का अकाउंट है, तो आप बता सकते हैं कि दरअसल ये एक फिक्स डिपॉजिट जैसा अकाउंट है, FD जैसा अकाउंट है, जिसमें 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक की अवधि के लिए आप जमा कर सकते हैं। और जमा किस रूप में करेंगे? वो अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो और येन जैसी विदेशी मुद्रा में जमा को स्वीकार किया जाता है, ठीक है। इसकी ब्याज दर अधिक होती है विदेशी ब्याज दर से। क्लियर हुआ कि नहीं? इसमें लिखेंगे इसके बारे में, लिख लीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि आप लोगों को रिवीजन करना पड़ेगा, पर आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं। ये पहले भी बताया मैंने, और पूरी पूरी क्लास लेक्चर रहे अकाउंट्स के बारे में, एक एक डिटेल में बताया है, ठीक है। तो इस कारण लिखिए, तेजी से लिखिए। यह एक प्रकार का सावधि जमा खाता है। यह एक प्रकार का सावधि जमा खाता है जिसमें 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की अवधि के लिए, जिसमें 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की अवधि के लिए राशि जमा होती है, राशि जमा होती है। यह राशि अमेरिकी डॉलर, यह राशि अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो एवं येन नामक विदेशी मुद्राओं, यूरो एवं येन नामक विदेशी मुद्राओं को जमा के रूप में स्वीकार किया जाता है। विदेशी मुद्राओं को जमा के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब बात कर लेंगे इसकी ब्याज दर की। इसकी ब्याज की दर विदेशों में प्रचलित ब्याज की दर की तुलना में, इसकी ब्याज की दर विदेशों में प्रचलित ब्याज की तुलना में थोड़ा अधिक रखी जाती है। थोड़ा अधिक रखी जाती है। तो क्लियर हुआ FCNRB अकाउंट? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को?
एक बार बताओ फिर से, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं साफ कर दूं इसको। FCNRB अकाउंट दरअसल किस तरह का अकाउंट है? एक सावधि जमा खाता मतलब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की तरह है, जिसमें 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की अवधि तक के लिए जमा किया जाता है। किस हाँ और नहीं, इन्हीं में डॉलर, पाउंड, यूरो, येन जैसी विदेशी मुद्राओं में स्वीकार किया जाता है। ठीक है। ब्याज दर सामान्यतः जो विदेशों में प्रचलित ब्याज दर है उससे अधिक होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा क्या था? दूसरा पढ़ेंगे NRER अकाउंट। NRER अकाउंट्स के बारे में, ठीक है, अकाउंट के बारे में, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी के बारे में। एक शब्द में आपसे पूछ रहे दरअसल किस तरह का बैंक खाता है, तो दरअसल ये बचत खाते की तरह जैसा है। किसकी तरह है? बचत खाता की तरह है। बचत मतलब वो सेविंग अकाउंट की तरह है। ठीक है, सेविंग अकाउंट की तरह है। अब जब आपके पास सेविंग अकाउंट होता है तो सेविंग अकाउंट से जब आपकी मर्जी हो तब पैसा निकाल सकते हैं कि नहीं? पैसा निकाल सकते हो। तो धन निकासी की कोई अवधि संबंधी अवरोध नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या है? धन निकासी की अवधि संबंधित कोई अवरोध नहीं, कोई ब्रेकर नहीं। ठीक है, मतलब आप जितनी बार चाहो उतना बार पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, बचत खाते की तरह है। अब बात कर लेंगे इसमें आखिर जो विदेशी मुद्रा है तो किस रूप में स्वीकार की जाती है। जमा के जो रूप है वो किस रूप में स्वीकार की जाती है। इसमें विदेशी मुद्रा कोई भी हो वो चल जाएगी। ठीक है, विदेशी मुद्रा के रूप में जमा को स्वीकार किया जाता है। जमा को स्वीकार किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जमा आप किसके रूप में कर रहे हैं? विदेशी मुद्रा के रूप में, और निकासी आप जो है अपनी करेंसी के रूप में कर सकते हैं, पैसे के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, निकासी जो है पैसों में भी कर सकते हैं, अपनी करेंसी के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, रुपये के रूप में कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि विदेशी मुद्रा का देशी मुद्रा में परिवर्तन का ऑप्शन होता है कि नहीं। इसका मतलब यही हुआ कि विदेशी मुद्रा का देशी मुद्रा में परिवर्तन का विकल्प होता है। परिवर्तन का विकल्प होता है। एक शब्द में बोलेंगे अर्थात मुद्रा की परिवर्तनीयता की सुविधा होती है। अर्थात क्या होता है? मुद्रा की परिवर्तनीयता की सुविधा।
तो किसमें है? NRER अकाउंट्स। अब अंतिम बिंदु बचा इसमें ब्याज की दर की बात कर लेंगे। तो ब्याज की दर दरअसल FCNRB अकाउंट से थोड़ा कम रखी जाती है। यहां लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। इसकी ब्याज दर कम रखी जाती है, किससे? FCNRB अकाउंट से, ठीक है। FCNRB अकाउंट से ब्याज की दर थोड़ा कम रखी जाती है, किसकी? NRER अकाउंट्स में। अब हमसे सवाल कर ले कि बताइए NRER अकाउंट कैसा अकाउंट है? तो दरअसल NRER अकाउंट एक बचत खाता सेविंग अकाउंट्स की तरह है, जिसमें धन निकासी की अवधि से संबंधित कोई अवरोध नहीं होता। FCNRB अकाउंट में क्या था? एक समय दिया हुआ था 1 वर्ष से 3 वर्ष के लिए, ठीक है। इसमें कोई समय नहीं है, क्योंकि सेविंग अकाउंट भी ऐसी होता है, ठीक है। विदेशी मुद्रा को आप विदेशी मुद्रा के रूप में जमा कर सकते हैं, स्वीकार किया जाएगा वो, बट निकासी के समय आप ये भी सुविधा है कि अपने मुल्क की मतलब रुपये के रूप में आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो विदेशी मुद्रा को आप देशी मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं, इसका विकल्प होता है। अर्थात मुद्रा का क्या है? परिवर्तनीयता की सुविधा दी जाती है इसमें। और ब्याज दर की बात करें तो ब्याज दर थोड़ा कम रखी जाती है FCNRB अकाउंट से। क्लियर हुआ? लिख लेंगे इसके बारे में। यह बचत खाते जैसा है, यह बचत खाते जैसा है, अर्थात धन निकासी का। ये बनाया कि नहीं? आप लोग बनाते हो कि नहीं? आपने बनाया? ये सिनॉप्सिस फॉर्म में है। हाँ, ये जरूर बनाया करो, ठीक है। लिखाना लग चीज ये जरूर बनना चाहिए। यह बचत खाते जैसा है, अर्थात धन निकासी पर कोई अवधि संबंधित अवरोध नहीं है। धन निकासी पर कोई अवधि संबंधित कोई अवरोध नहीं है। जमा के रूप में विदेशी मुद्रा स्वीकार की जाती है। जमा के रूप में विदेशी मुद्रा स्वीकार की जाती है, जबकि निकासी करते समय रुपये की मांग भी की जा सकती है। जबकि निकासी करते समय रुपये की मांग भी की जा सकती है। रुपया मतलब भारतीय मुद्रा की, रुपया पैसा की मांग की जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात विदेशी मुद्रा का देशी मुद्रा में परिवर्तन का विकल्प होता है। अर्थात मुद्रा की परिवर्तनीयता की सुविधा होती है। अब बात कर लेंगे ब्याज की दर की बात कर लेंगे। तो ब्याज की दर
ब्याज की दर FCNRB अकाउंट की तुलना में FCNRB अकाउंट की तुलना में थोड़ा कम होती है, थोड़ा कम होती है। ठीक है, ये NRE अकाउंट हो गया। अब तीसरा था NRO अकाउंट। ये क्लियर हुआ भाई? तो आपने FCNR अकाउंट पढ़ लिया, NRER अकाउंट पढ़ लिया, तो NRO अकाउंट तो बहुत आसान है। दरअसल NRO अकाउंट भी क्या है, एक बचत खाते की तरह है। आपसे पूछ लेते किस खाते की तरह है, तो ये भी क्या है, सेविंग अकाउंट्स की तरह है, सेविंग अकाउंट्स की तरह है, बचत खाते की तरह है। अंतर बहुत छोटा सा है। NRE अकाउंट में क्या था, परिवर्तनीयता का विकल्प था। NRO अकाउंट में बहुपक्षीय परिवर्तनीयता का विकल्प है। इसका मतलब आप किसी भी देश की ले आइए मुद्रा, एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक है, किसी भी देश की मुद्रा ले आइए, एक्सचेंज हो जाएगी। तो बहुपक्षीय परिवर्तनीयता का की सुविधा है या विकल्प होता है। तो NRO अकाउंट किस तरह का अकाउंट, अगर आपसे पूछ ले तो दरअसल ये बचत खाते की तरह जैसा है। और इसमें कैसी सुविधा है या क्या विकल्प होता है, तो इसमें बहुपक्षीय परिवर्तन की सुविधा होती है। ठीक है, अब बताइए जो विदेश में नागरिक रह रहे हैं तो उनके लिए खाते बेहतर हैं कि नहीं? भाई जो विदेश में पैसा कमा रहा है उसको अगर अपने देश में, अपने वतन में अगर पैसा भेजना है, अपने घर पे पैसा भेजना है, तो उसके लिए NRER बैंक अकाउंट बढ़िया रहेगा। भाई उसके लिए क्या है, अगर उसको, उसकी फैमिली को हैंड टू हैंड पैसा चाहिए तो उसके लिए अकाउंट तो सारे ही उसके लिए हैं, यूज के लिए हैं। मगर सेविंग अकाउंट की तरह कौन सा, वो NRER अकाउंट, ये भी बढ़िया रहेगा। NRO अकाउंट ये भी अच्छा रहेगा। ठीक है, बस अंतर किसमें है, वो FCNR अकाउंट में। उसमें क्या है, उसमें फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, ये तो 3 अकाउंट की सुविधा फिलहाल दी जा रही है। हो सकता है कि अनिवासी जमा को बढ़ाने के लिए और आकर्षित करने के लिए RBI सोचे कि कोई और नया खाते की सुविधा भी प्रदान की जाए। तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, हो सकता है RBI कर सकती है इस चीज के लिए कि हमें अगर जमा, अनिवासी जमा को बढ़ाना है, आकर्षित करना है, तो हो सकता है कोई चौथा खाता भी खोल दे और उसमें कुछ और अलग सुविधा दे दे। ठीक है, पर ये करेगा कौन, RBI करेगा। ठीक है, हालांकि अभी तक जो है अनिवासी जमा खाते की लोकप्रियता काफी अच्छी रही। दरअसल 1972 में इसकी शुरुआत की गई थी और तब से लेके आज तक जो है इसकी लोकप्रियता काफी बनी हुई है। अगर और भी गुंजाइश होगी, अगर जरूरत पड़ती है, तो RBI नए खाते की सुविधा भी चालू कर सकती है। ठीक है, किन के लिए, वो आदिवासी लोगों के लिए। ठीक है, ये टिप्पणी लिख लेंगे, देखना चाहेंगे तो टिप्पणी। टिप्पणी के रूप में लिख लीजिए, एक खुलासा कर लीजिए। आदिवासी भारतीयों की
अनिवासी भारतीयों की विविध प्रकार की जरूरतों की पूर्ति के लिए, विविध प्रकार की जरूरतों की पूर्ति के लिए विविध लक्षणों वाले, विविध लक्षणों वाले, अब खाते आपको लिखा दिए थे तीनों खातों के नाम, विविध लक्षणों वाले उपरोक्त खाते चलाए जा रहे हैं। उपरोक्त इसलिए बता रहा हूं कि आपने ऊपर लिख लिए हैं पहले, ठीक है। उपरोक्त खाते चलाए जा रहे हैं। भविष्य में यदि अन्य किसी प्रकार के खातों की, भविष्य में यदि अन्य किसी प्रकार के खाते की जरूरत महसूस होती है, जरूरत महसूस होती है, तो आरबीआई के दिशा निर्देश के आधार पर, तो आरबीआई के दिशा निर्देश के आधार पर नए प्रकार के खाते शुरू हो सकते हैं। नए प्रकार के खाते शुरू हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा अगर फैक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। यूपीएससी तो नहीं पर पीसीएस के लिए थोड़ा जरूरी हो जाता है, तो लिख लीजिए। वर्ष 1972 में अनिवासी जमा खाते की शुरुआत हुई। वर्ष 1972 में अनिवासी जमा खाते की शुरुआत हुई। वर्ष 1985 से इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। अब आप देख रहे हो कि आखिर 1972 में ही क्यों शुरुआत की गई, तो इसके पीछे भी तर्क है। ठीक है, ऐसा 1971 में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ठीक है, तो भाई जब युद्ध होगा तो कंगाली तो आएगी कि नहीं, मंदी आएगी। ठीक है, तो ऐसे में हर देश चाहता है कि हमारे यहाँ निवेश बढ़ जाए, हमारे कम से कम पैसा आ जाए। तो इसलिए अनिवासी जमा को आकर्षित करने के लिए आरबीआई ने ये इन खातों की सुविधा चालू की थी। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं कि यूपीएससी में आप जो एक विषय को पढ़ रहे हैं दूसरे विषय से कनेक्ट ना करें, करना पड़ेगा। इकोनॉमी है तो उसको हिस्ट्री से भी जोड़ना पड़ेगा, इकोनॉमी है तो उसको आईआर से भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, पता होना चाहिए आखिर कैसी गतिविधियां हो रही थी, कौन किसके पीछे क्या कारण है, किसका क्या प्रभाव है। तो कारण और प्रभाव को भी जानना बेहतर होगा। ठीक है, आगे लिख लेंगे एक फैक्ट और। वर्ष 1995 से, मतलब 1985 के 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। वर्ष 1995 से जब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, जब विश्व व्यापार संगठन
WTO की स्थापना हुई। तो इसकी लोकप्रियता, किसकी लोकप्रियता? अनिवासी जमा। तो इसकी लोकप्रियता और तेजी से बढ़ी, और तेजी से बढ़ी। अब ऐसे में क्या है, आप देखोगे जब आदिवासी जमा आकर्षित होगा, निवेश बढ़ेगा और विदेशी पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाएगा कि नहीं? अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो ये लाइन में लिख लीजिए इसमें। विदेशी पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में, विदेशी पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में अनिवासी जमा खाते, अनिवासी जमा खाते अब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, अब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं। अब जरा सोच के देखिए कि जो अनिवासी जमा है, ठीक है, तो रहेगा तो अपने बैंक के खातों में ही, इन 3 अकाउंट्स में। तो इससे क्या होगा, अगर हम किसी देश से कुछ खरीदना चाह रहे हैं, आयात करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमारे पास पैसा है तो आसानी से कर सकते हैं। अगर इन अनिवासी जमा खातों से मगर एज ए लोन भी लिया जाएगा, ऋण लिया जाएगा, तो उसकी उपलब्धता क्या हो जाएगी, आसान रहेगी, इजीली मिल जाएगा, क्योंकि पैसा है तब मिल जाएगा। भाई आपसे कोई अगर उधार मांगे तो आपके पास अगर पैसा होगा तब ना देंगे पैसा, और पैसा ही नहीं होगा तो फिर क्या ब्याज दर कम या ज्यादा, जिक्र नहीं होगा फिर उसका। तो अनिवासी जमा खाता अगर आपके देश में है और आपको किसी देश से आयात करना है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास वो ऋण की उपलब्धता भी है, और ऋण की उपलब्धता तो है ही है, साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ब्याज दर नामात्र हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपके खातों में है। ठीक है, आप जो बैंक है, बैंक उसको एज ए एसेट यूज कर सकता है कि नहीं, एज ए परिसंपत्ति यूज कर सकता है कि नहीं, बताया था कि नहीं, परिसंपत्ति के रूप में यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये भी एक बढ़िया फायदा है एक राष्ट्र को, तो लिख लीजिए इसके बारे में। अब एक राष्ट्र की क्या बात कर रहे हैं, ये पूरे अपने इंडिया की तो बात हो रही है। ठीक है, ये अपने इंडिया की बात हो रही है। ठीक, तो अनिवासी, अगला बिंदु लिखेंगे अनिवासी जमा बढ़ते जाने से, अनिवासी जमा बढ़ते जाने से आयात कार्य के लिए, आयात कार्य के लिए, आयात कार्य के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ती जाती है, ऋण की उपलब्धता बढ़ती जाती है। जिससे ऋण की लागत कम होती है, जिससे ऋण की लागत कम होती है। मैंने पहले ही बताया कि जिस चीज की उपलब्धता ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उसकी लागत हो चाहे मूल्य हो, वो ज्यादा होगा या कम होगा, कम हो जाएगा। बाजार में अगर मान लीजिए प्याज जो है, मतलब हर दुकानदार के पास प्याज का भंडार लगा हुआ है, मतलब उपलब्धता ज्यादा है बाजार में प्याज की, तो प्याज के दाम बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे,
कम हो जाएंगे, ठीक है। और वहीं पता चला कि पूरे बाजार में इक्का दुक्का ही दुकानदार प्याज रखे हैं, वो भी किलो में, तो दाम बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। उपलब्धता कम तो लागत ऊंची, मूल्य ऊंचा। उपलब्धता ज्यादा तो लागत नीची, मूल्य नीचा या कम, ठीक है। यही चीज है कि नहीं? ठीक, आगे देखेंगे। अब जरा सोच के बताइए कि ऐसे में जब हमारे यहाँ अनिवासी जमा खाते की उपलब्धता, जमा बढ़ रहा है, निवेश बढ़ रहा है, तो ऐसे में रुपया जो है वो मजबूत होगा या कमजोर हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि विदेशों से हमारे यहाँ पैसा आ रहा है। जैसे कल भी एक क्लास में बताया गया था डिस्पोरा के बारे में। डिस्पोरा का मतलब भी तो यही है कि कुल मिला के आर्थिक विकास करना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। जो डिस्पोरा लोग हैं वो यहाँ पर, डिस्पोरा समुदाय है, अपने इंडिया के लिए कम से कम आर्थिक सहायता करें, वही उनके लिए भी अनिवासी खाते की सुविधा प्रदान की गई। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, जब हमारे देश में पैसा आएगा, विदेशी मुद्रा आएगी, तो यहाँ रुपये की जो स्थिति होगी वो मजबूत होगी या कमजोर हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी, मजबूत होगी, ठीक है। लिख लीजिए, बैंकों के पास विदेशी मुद्रा की उपलब्धता बढ़ने से, बैंकों के पास विदेशी मुद्रा की उपलब्धता बढ़ने से रुपया एवं विदेशी मुद्रा के विनिमय की दर एवं विदेशी मुद्रा के विनिमय की दर रुपये के अनुकूल बनती है, रुपये के अनुकूल बनती है, अर्थात रुपया सशक्त होता है, ये मजबूत होता है, अर्थात रुपया सशक्त होता है। सोच के बताओगा बेटा, इसका उल्टा होने लगे, हमारे देश से विदेशों में पैसा जाने लगे तो रुपये में गिरावट आएगी या मजबूती आएगी? गिरावट आएगी। तो अब जो न्यूज़पेपर में आप लोगों के सामने अगर हेडलाइन आती है कि रुपया इतने गिर गया है या रुपये का इतना मूल्य बढ़ गया है, रुपया सशक्त हो गया है या गिरावट आ गई है, तो इसका मतलब समझ जाओगे। अगर लिखा है कि रुपये की कीमत गिर गई है, रुपये में भारी गिरावट आई, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मित्रों कि अपने यहां से गया, ठीक है। और अगर रुपया सशक्त हो गया तो इसका मतलब क्या है कि अपने यहाँ अनिवासी जमा उपलब्ध है, अपने यहाँ विदेशी मुद्रा उपलब्ध है, ठीक है। और कल भी बताया था मैंने कि किस तरह से काले धन को सफेद किया जाता है, वो प्रक्रिया ही बताई थी, ठीक है। तो आप लोग पूरे तैयार हो काले धन के लिए, नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा हमने पढ़ लिया खातों के बारे में, ठीक है। यह है पूरा कार्यक्रम खातों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेनदेन में, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेनदेन में इस्तेमाल किए जाने वाले या प्रयोग में लाए जाने वाले खातों के बारे में, खातों के बारे में आपकी क्या राय है?
आपकी क्या राय है, ये अपनी राय स्पष्ट करें। आसान है। इसका मतलब ये नहीं है, ये क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है सिर्फ कि आप इन खातों के बारे में बताना है। इसका मतलब ये है कि भविष्य की संभावनाएं भी इसमें खोज के देनी है। ठीक है, कि इन खातों से क्या क्या लाभ हो रहे हैं, क्या इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, क्या विदेशी निवेश हमारे देश में बढ़ रहा है, या अनिवासी जमा बढ़ रहा है इसमें, या भविष्य में हो सकता है इन खातों के अलावा और भी खाते की आवश्यकता पड़ जाए, तो वो सारी संभावनाएं बतानी है इसमें। क्लियर है कि नहीं? ठीक है।